अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम आपके लिए फुली ऑटोमेटेड अकाउंट्स कैसे तैयार होते हैं एक्सेल में फुली ऑटोमेटेड अकाउंट्स तैयार करने का मेथड जो है वो हम लेके आए हैं। ये एक बड़ी मज़ेदार ट्रेनिंग है। आपसे गुजारिश है कि प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखिएगा और बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। सबसे पहले हमने ये डैशबोर्ड के ऊपर कुछ हाइपरलिंक्स लगा के डिफरेंट शीट्स में जाने के लिए जो है वो जस्ट सिंगल क्लिक लिंक हमने डिफ़ाइन किए हैं। तो सबसे पहले हम चार्ट ऑफ अकाउंट से शुरू करते हैं। चार्ट ऑफ अकाउंट में हमने ये अपना चार्ट ऑफ अकाउंट डिफ़ाइन किया है 4 लेवल्स तक। फर्स्ट लेवल में 5 बेसिक जो अकाउंट हैं, इक्विटी, लायबिलिटी, एसेट, रेवेन्यू और एक्सपेंस। सेकंड लेवल पे हमने इनकी फर्दर कैटेगरी की है। इक्विटी की 1 या 2 कैटेगरीज, लायबिलिटी की 2 कैटेगरीज, एसेट की 2 कैटेगरीज, फिक्स एसेट, करंट एसेट, लायबिलिटी की लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी, इक्विटी में ओनर्स इक्विटी और रिटेन्ड अर्निंग वगैरह। इसी तरह रेवेन्यू में सेल इनकम और अदर इनकम, एक्सपेंसेस में डायरेक्ट कास्ट और इनडायरेक्ट कास्ट। उसके बाद जनरल लेजर हैं और जनरल लेजर में हमने डिफरेंट टाइप्स के लेजर जो हैं वो सारे डिफ़ाइन किए हैं। और उसके बाद सब लेजर हैं, जैसे अकाउंट्स पेबल हैं तो इसके फर्दर सब लेजर मुख्तलिफ़ कस्टमर्स की सप्लायर्स की शक्ल में हो सकते हैं, तो वो हमने सारे सब लेजर यहाँ पे डिफ़ाइन किए हैं। इसी तरह रिसीवेबल में जो है हमारे कस्टमर्स की सूरत में मुख्तलिफ़ सब लेजर्स हो सकते हैं। एसेट में भी मुख्तलिफ़ हमारे लेजर सब लेजर्स हो सकते हैं। करंट एसेट में जो है हमारा कैश के डिफरेंट अकाउंट्स हो सकते हैं। तो ये हमने इस तरह डिफ़ाइन किया है। इसको मज़ीद इसके अंदर अकाउंट्स ऐड किए जा सकते हैं और फर्दर जो है इसको बेहतर किया जा सकता है। इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें मैंने जानबूझ के नहीं डाली जो कि अभी तक के सिनेरियो के मुताबिक मेरी रिक्वायरमेंट नहीं थी। इसलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट शीट पे ट्रांजैक्शन एंट्री फॉर्म की। तो ये हमारा ट्रांजैक्शन एंट्री फॉर्म है जहाँ से हम ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करेंगे और उसको डेटाबेस में पोस्ट कर देंगे। डेटाबेस शीट के अंदर जब वो ट्रांजैक्शन पोस्ट हो जाएगी तो उसके बाद हमें उसको फर्दर आगे 1 बाय 1 किसी जर्नल लेजर में या किसी सब लेजर में पोस्टिंग की ज़रूरत नहीं होगी। वो सिर्फ जनरल जो होता है उस शक्ल में डेटाबेस के अंदर वो सेव हो जाएगी। उसके बाद हम उससे आगे जस्ट रिपोर्टिंग करवाएंगे, उसको किसी लेजर में भी पोस्टिंग की ज़रूरत नहीं आएगी। तो सबसे पहले हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं, इस जो फार्म को डिस्कस करते हैं। तो इस फार्म की डिस्कशन से पहले मैं आपको बता दूं कि VBA बेस्ड जितनी भी हमारी एक्सेल फाइल्स होती हैं उनको हमें सेव करना होता है मैक्रोज एनेबल्ड। अब अगर मैं इस को देखता हूँ, इस शीट को, ये वाली मेरी फ़ाइल जो है, तो ये देखें, ये एक्सेल माइक्रो एनेबल्ड वर्कबुक जो है वो मैंने सेव की है। नॉर्मली ये वाली जो है वर्कबुक सेव होती है, लेकिन हमें उसको सेव एज़ करने के बाद या सेव करते हुए इस फॉर्मेट में सेव करना है ताकि उसके मैक्रोज एनेबल्ड हों। अदरवाइज़ क्या होगा कि आप जितने भी उसके मैक्रोज या मॉड्यूल ऐड करेंगे और वो जब तक फ़ाइल खुली रहेगी तब तक तो वो काम करेंगे, और जैसे ही आप उसको एक दफ़ा बंद कर देंगे तो दोबारा आप उस फाइल को ओपन करेंगे तो वो सारे आपके मॉड्यूल जो हैं वो डिलीट हो चुके होंगे, तो आपकी सारी मेहनत ड्राइगा हो जाएगी। इसलिए हमेशा से जब भी आपने VBA बेस्ड फाइल सेव करनी है तो उसको मैक्रोज एनेबल्ड फाइल सेव करना है। अब हम इसको 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं कि ये है हमारा ट्रांजैक्शन नंबर और ये ऑटो पॉपुलेटेड जो है वो फील्ड है। यहाँ पे हम अगर लेजेंड को डिस्कस करें तो ये देखें, यहाँ पे जो मैंने ब्लू कलर की जितनी भी फील्ड्स हैं उनको लिखा है, ये ऑटोमेटेड फील्ड्स हैं। इनमें कुछ में तो ऑलरेडी कुछ ना कुछ लिखा हुआ है और जो ब्लैंक हैं वो ऑटोमेटिक कैलकुलेट होंगी। उनको हमें वहाँ पे फार्मूलाज लगे हैं, उनको हमें अपडेट नहीं करना है।
उसके बाद जो येलो फील्ड्स हैं ये मैंडेटरी फील्ड हैं, इनको फिल करना लाजमी होगा, इनके बगैर ट्रांजैक्शन सेव नहीं होगी। और वाइट फील्ड जो हैं ये ऑप्शनल फील्ड हैं, इनमें अगर आप कुछ नहीं भी फिल करेंगे तो आपकी ट्रांजैक्शन जो है वो सेव हो जाएगी। अब हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो ये देखिएगा यहाँ पे फार्मूला लगाया हुआ है इफ़ एंड कंडीशन के साथ, मतलब कि इफ़ की हमने एक से ज़्यादा कंडीशन लगाई है। फर्स्ट हमने लिखा है इफ़, उसके बाद ब्रैकेट स्टार्ट किया एंड, ताकि हम मल्टीपल कंडीशन से लगा सकें। और पहली कंडीशन क्या लगाई है, E7 इज़ नॉट ब्लैंक, दिस ट्रांजैक्शन डेट ब्लैंक नहीं होनी चाहिए। उसके बाद दूसरी कंडीशन क्या लगाई है, E8 इज़ नॉट ब्लैंक, नरेशन की फील्ड जो है वो ब्लैंक नहीं होनी चाहिए। तीसरी कंडीशन हमने लगाई है D11 इज़ नॉट ब्लैंक, तो D11 हमारी ये फील्ड है, ये भी ब्लैंक नहीं होनी चाहिए, हमें कम से कम ये GL अकाउंट देना ही देना है। उसके बाद E11 इज़ नॉट ब्लैंक, ये सब लेजर भी हमें देना ही देना है। उसके बाद क्या है जी, E12 इज़ नॉट D12 एंड E12 इज़ नॉट ब्लैंक, D12 इज़ नॉट ब्लैंक, E12 इज़ नॉट ब्लैंक, तो ये दोनों फील्ड्स भी ब्लैंक नहीं होनी चाहिए। फिर हमने कंडीशन लगाई है, यहाँ पर बात करते हैं अगर हम, तो ये F7 इज़ ग्रेटर देन 0। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि जी F7 हमारी कौन सी फील्ड है, ये डेबिट वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन 0 एट लीस्ट होनी चाहिए। यानी कि अगर आपने यहाँ पे कोई वैल्यू 0 डाल दिया तो उस ट्रांजैक्शन को पोस्ट करने का फ़ायदा ही कोई नहीं, 0 वैल्यू की ट्रांजैक्शन पोस्ट करने से कुछ बेनिफिट नहीं है। तो इसलिए हमने यहाँ पे लिखा है कि ये 0 से बड़ी होनी चाहिए F7 की आपकी फील्ड। और फिर आगे हमने लिखा है, एक और कंडीशन है कि F7 इज़ इक्वल टू G7, यानी कि ये आपकी डेबिट वैल्यू और ये क्रेडिट वैल्यू दोनों बराबर होनी चाहिए। और अगर ये दोनों बराबर होंगी तो क्या हो, फिर यहाँ से मैक्स नंबर जो है वो ढूंढे और उसमें एक ऐड कर दे। अब ये मैक्स नंबर जो है ये डेटाबेस शीट के ए कॉलम से सर्च करना है, तो हम डेटाबेस शीट में जाते हैं। तो ये हमारा ए कॉलम है, यहाँ पे हमने ऑलरेडी जो हमारे यूज्ड ट्रांजैक्शन नंबर हैं वो कुछ यहाँ पर हैं। तो इनमें से जो मैक्स नंबर है वो काउंट होगा। अब इस केस में 66 हमारा मैक्स नंबर आ रहा है और +1, तो यहाँ पे जैसी ट्रांजैक्शन हमारी फिल होगी यहाँ पे 67 नंबर हमारा आना चाहिए। और एल्स, यानी कि अगर इनमें से कोई एक कंडीशन भी मीट नहीं होती है तो ब्लैंक, तो ये सेल ब्लैंक रहना चाहिए। जब तक हमारी सारी कंडीशंस मीट नहीं होती ये ट्रांजैक्शन नंबर जनरेट नहीं होगा। तो ये तो इस फार्मूले के पीछे लॉजिक हमने सारी आपको समझा दी कि ये लॉजिक लगाई है। ये सिंपल है सम का फार्मूला, यहाँ से लेके यहाँ तक हमने सम किया। जितनी आप डेबिट ट्रांजैक्शन ऐड करेंगे उनका सम इधर हो जाएगा। और ये क्रेडिट सम का फार्मूला, ये भी यहाँ से 11 से 20 तक जो है जी कॉलम का सम कर रहा है। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि ये फील्ड ओपन है, यहाँ पर हम ट्रांजैक्शन डेट डालेंगे, कुछ भी डाल सकते हैं डेट, नरेशन में हम कुछ भी लिख सकते हैं। लेकिन इन फील्ड्स पे आ जाते हैं, ये वाली फील्ड्स जो हैं जर्नल लेजर की और सब लेजर की, ये फील्ड्स हमारी ओपन नहीं है। यहाँ पर हमने LOV लगाई हुई है क्योंकि इन अकाउंट्स की बेस पे हमने आगे सारी रिपोर्टिंग करवानी है, तो इसलिए इसको ओपन नहीं छोड़ा जा सकता था। तो हमने चार्ट ऑफ अकाउंट से यहाँ पर LOVs लगा दी हैं ताकि इन्हीं LOVs के अंदर हमारी जो है एंट्री हो। तो अब अगर हम इस LOV को ओपन करके देखते हैं तो ये एक बड़ी नीट एंड क्लीन किस्म की LOV है जिसके अंदर कोई डुप्लीकेशन नहीं है और कोई ब्लैंक वैल्यू नहीं है। तो इसको बनाने का तरीका पहले हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, चार्ट ऑफ अकाउंट पे जाएंगे। ये हमारा जनरल लेजर का कॉलम है। तो इसका सिंपल सा एक तरीका ये हो सकता था कि हम यहाँ पर कंडीशनल फॉर उसमें जाते डाटा वैलिडेशन में जाएं और यहाँ पर जाकर लिस्ट को सेलेक्ट करें और यहाँ पर मैं आके जस्ट इस फील्ड का जो है ना वो रेंज दे दूँ और ओके कर दूँ, तो फिर भी एक LOV तो बन गई। बट इस LOV को आप देखें, यहाँ पर डुप्लीकेशंस भी आ रही हैं
ये देखिए यहाँ पर डुप्लीकेशंस बहुत सारी आ रही हैं। तो अब हमने इन डुप्लीकेशंस को कैसे रिमूव करना है। डुप्लीकेशन इसलिए आ रही हैं कि यहाँ पर हमारा जो जनरल लेजर है यहाँ पर ही डुप्लीकेट आ रही है वैल्यूज़। इसी तरह अगर यहाँ पर भी ये नन रिपीट हो रहा है तो ये जितनी दफ़ा भी डुप्लीकेट है तो वो डुप्लीकेट वैल्यूज़ आएंगी। तो इन डुप्लीकेशंस को रिमूव करने के लिए हमने एक मॉड्यूल इंसर्ट किया है इधर। उस मॉड्यूल को हम डिस्कस करते हैं। डेवलपर ऑप्शन, ये अगर नॉर्मली ये शो नहीं हुई होती तो इस डेवलपर ऑप्शन को देखने के लिए हम क्या करेंगे, फाइल में जाएंगे, ऑप्शंस में जाएंगे और यहाँ पे कस्टमाइज रिबन में जाएंगे और यहाँ पर डेवलपर, ये नॉर्मली अनचेक होता है और जब ये अनचेक होगा तो यहाँ पर हमारी जो है डेवलपर ऑप्शन बंद होती है, ये नज़र नहीं आती। तो इसको शो करवाने के लिए हम ये करेंगे, ऑप्शंस, कस्टमाइज रिबन और यहाँ पर डेवलपर ओके करेंगे तो ये हमारी डेवलपर ऑप्शन ओपन होगा। अब डेवलपर फील्ड में जाएंगे, विजुअल बेसिक में जाएंगे और यहाँ पर ये मैंने मॉड्यूल इंसर्ट किया हुआ है। अगर आपने कोई नया मॉड्यूल इंसर्ट करना है तो यहाँ पे इंसर्ट पे जाके आप मॉड्यूल इंसर्ट कर सकते हैं। मैंने ये चूँकि मॉड्यूल ऑलरेडी इंसर्ट किया हुआ है तो हम इसको जस्ट डिस्कस करेंगे और उसके अंदर आपको पूरा मॉड्यूल नज़र आ जाएगा। आप उसको अगर कॉपी करना चाहें तो कॉपी भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम ये चार्ट ऑफ अकाउंट एलओवीज अपडेट, इसका जो है मॉड्यूल डिस्कस करते हैं। तो ये मॉड्यूल दो काम करता है। एक तो ये है कि अगर आपने इस चार्ट ऑफ अकाउंट में कोई नए अकाउंट डाल दिए हैं और उसके बाद इसको रिफ़्रेश करेंगे तो ये हमारी लिस्ट अपडेट करेगा। दूसरा ये है कि ये डुप्लीकेशंस भी रिमूव करेगा। तो ये एक सिंपल सा मॉड्यूल है सब। आगे इस मॉड्यूल का हमने नाम लिखा है COALOVs अपडेट और फिर ये एक कमांड लिखी है एप्लीकेशन डॉट स्क्रीन अपडेटिंग इज इक्वल टू फॉल्स। इस कमांड लिखने का मकसद ये है कि जब भी मैक्रो रन होता है तो एक्सेल में जहाँ जहाँ पर वो मॉड्यूल के लिंक्स लगे होते हैं, कमांड्स जारी होती हैं, वो सारी स्क्रीन पे शीट्स जो हैं वो ओपन होती हैं, बंद होती हैं और एक बहुत ज़्यादा मूवमेंट नज़र आती है। तो स्क्रीन अपडेटिंग को फॉल्स करने का मकसद ये है कि वो सारी मूवमेंट जो है वो नज़र नहीं आए और स्क्रीन जो है वो स्टिल रहे, ताकि इस मॉड्यूल के रन होने का सामने नज़र नहीं आती, वो उसकी मूवमेंट जो है वो हाइड हो जाती है। तो ये सिर्फ इसका पर्पज़ ये है। अब यहाँ पे हमने लिखा है रेंज D7 to D104 8576, यानी कि डी कॉलम हमने D7 से लेके एंड तक सारा सेलेक्ट कर लिया, इसकी रेंज दे दी। तो यहाँ से D7 यहाँ से लेके हमने इधर तक ये सारी रेंज उसको दे दी है कि ये हो गई। इस रेंज में से एडवांस फ़िल्टर हमने लगाना है और एक्शन क्या लेना है, जो फ़िल्टर है वो कॉपी करना है। एक्सेल फ़िल्टर जो है वो कॉपी होगा और कॉपी टू रेंज, कौन सी रेंज में कॉपी होगा, तो ये हमने फिर उसकी आगे रेंज डिफ़ाइन की है। रेंज हमने उसको दोबारा दी है J7 to J, तो हमने J कॉलम, जैसे ही ये था D कॉलम तो इसके पैरेलल J कॉलम हमने यहाँ से सेलेक्ट कर दिया एंड तक, उसको रेंज दे दिए। और आगे फिर कमांड लिखी है यूनिक इज इक्वल टू ट्रू, कि ओनली यूनिक वैल्यूज़ जो हैं वो कॉपी होंगी। अगर कोई वैल्यूज़ डुप्लीकेट हो रही हैं, एक दफ़ा आ गई है और दूसरी दफ़ा फिर आ रही है तो वो कॉपी नहीं करनी। तो ये कमांड यहाँ तक हमारी एक कमांड कंप्लीट हो गई। तो ये कमांड करेगी क्या कि डी कॉलम को हमारे को कॉपी कर देगी जे कॉलम में और उसमें से डुप्लीकेट्स जो हैं वो रिमूव कर देगी। इसी तरह फिर अगली कमांड जो है वो ई कॉलम के लिए हमने लिखी है और सेम वही सारा फंक्शन लिखा है और उसको के में कॉपी करवाया है यूनिक वैल्यूज़ की सूरत में, और दैट्स इट। इस मॉड्यूल का काम ख़त्म। इस मॉड्यूल को मैं करता हूँ क्लोज़। अब यहाँ पर देखें, अच्छा इस मॉड्यूल को मैंने फिर क्या किया है, यहाँ पर असाइन मैक्रोस में जाके तो ये COALOV अपडेट जो है इसको असाइन कर दिया और यहाँ पर इसका लिंक बन गया इस बटन के ऊपर। अब अगर मैं इसको डिलीट करता हूँ डाटे को, ये सारा डाटा मैंने क्लियर कर दिया, ये देखिए यहाँ से डाटा गायब हो गया। अब इसको रिफ़्रेश करेंगे तो ये सारा डाटा जो है दोबारा से इधर आ गया है
और यहाँ पर जो है ये डाटा हमारा डुप्लीकेट्स रिमूव होने के बाद दोबारा आ गया। अब इसका फिर अगर अब डुप्लीकेशन का हमारा मसला हल हो गया तो हम ये भी कर सकते थे कि यहाँ से सीधी जो है वो LOV दूसरी लिस्ट में से लगा दें। डाटा वैलिडेशन पे जाएं, यहाँ पर जाके और इसकी रेंज जो है वो ये वाली दे दें। अब चूंकि ये इसमें अकाउंट्स ऐड होते रहेंगे तो ये हमारी मूवमेंट ज़्यादा होती रहेगी, इसलिए हमारी मजबूरी है कि हम इसको पूरे कॉलम को सिलेक्ट करेंगे ताकि अगर फ्यूचर में कोई अकाउंट्स ऐड होते हैं तो वो इसमें इनकॉर्पोरेट हो सकें। तो ये हमने सेलेक्ट कर दी, ओके किया। तो अब यहाँ पे हम इस LOV को देखते हैं तो ये देखिएगा डुप्लीकेशन तो रिमूव हो गई, डुप्लीकेशन का मसला तो हल हो गया, लेकिन ये नीचे इतनी सारी ब्लैंक फील्ड्स आ गई। तो अब इस ब्लैंक फील्ड्स के प्रॉब्लम को हम सॉल्व करते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, फार्मूलाज में जाएंगे, नेम मैनेजर पे जाएंगे और यहाँ पर हम न्यू मैनेजर डिफाइन करते हैं। तो ये क्योंकि मैंने GL डिस्क्रिप्शन सेलेक्ट किया हुआ था तो ये इधर ऑटोमेटिकली खुद ही वो लिखा आ गया। तो इसका हम नाम चेंज कर सकते हैं और यहाँ पर फिर उसका हम फार्मूला लिखेंगे मैनेजर का, जिसकी बेस पे वो मैनेज करेगा। तो अभी मैंने चूँकि पहले उसको किया हुआ है तो हम वो देखते हैं, जैसे ये GL LOV, तो ये मैंने मैनेजर इसका बनाया हुआ है। तो इसको मैंने एडिट किया तो ये देखें ये निकला है, ये मैनेजर का नाम मैंने खुद ही लिख लिया GL LOV। और यहाँ पर हमने फार्मूला लिखा है इज इक्वल ऑफसेट, और ऑफसेट के बाद फिर हमने सेल रेफरेंस उसको दिया है स्टार्टिंग पॉइंट कि कौन सी लिस्ट को हमने ऑफसेट करना है। तो वो हम चार्ट ऑफ अकाउंट के अंदर जाके J8 ये हमने उसका स्टार्टिंग पॉइंट दे दिया है। अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो चार्ट ऑफ अकाउंट के अंदर गए तो ये हमारा J8, यहाँ से हमने ये LOV स्टार्ट करनी है। तो ये J8 उसको हमने दे दिया। अब उसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर J8 फिर उसके बाद हमने क्या किया है, 3 दफ़ा कॉमा लगाया है और काउंट A का फंक्शन जो है वो यूज़ किया है, काउंट A और उसके बाद फिर उसको पूरी रेंज दे देंगे इस सेल की, इस कॉलम की पूरी रेंज, जहाँ से हमने स्टार्ट करना है J8 से स्टार्ट करना है और एंड तक दे दें। मैंने इसको 100,000 पे जाके क्लोज़ कर दिया है। आप फर्दर इसको 1 मिलियन तक ले जाएं या एंड तक ले जाएं, उसमें कोई इशू नहीं। ब्रैकेट क्लोज करेंगे, ये रेंज दे दी, उसके बाद कॉमा 1। अब ये 1 क्या है, ये करेगा कि जहाँ से हमारे ब्लैंक सेल स्टार्ट होंगे ना वहाँ से आगे सिलेक्शन नहीं करेगा। तो जैसे ही हमारा ब्लैंक सेल शुरू होगा ये सिलेक्शन नहीं करेगा। अगर हम इसको देखना चाहें तो ये देखें, इसके अंदर मैंने क्लिक किया और सॉरी मैं इसको थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन कर लेता हूँ ताकि ये सही समझ आ सके। नेम मैनेजर, तो ये देखें यहाँ पर मैं इसके अंदर क्लिक करता हूँ तो ये देखिएगा ये हमारी ये है, ये मैं स्क्रॉल डाउन करता हूँ तो ये जहाँ तक फील्ड्स फिल्ड हैं यहाँ वहीं तक सिलेक्शन हो रही है, उसके बाद आगे वो सिलेक्शन बंद कर देता है। तो ये इसका पर्पज़ है। ये मैंने मैनेजर एक डिफ़ाइन कर लिया। इसी तरह दूसरा मैनेजर सब लेजर LOVs का है वो भी डिफ़ाइन किया है और इसमें क्लिक करता हूँ तो ये देखिएगा ये इस कॉलम की सिलेक्शन हो रही है, के कॉलम पे लगा हुआ है। तो ये जहाँ तक फील्ड है वहाँ तक उसको रीड कर रहा है, उसके बाद आगे रीड नहीं करता। अब यहाँ पर हम आते हैं और यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, डाटा वैलिडेशन में जाके लिस्ट, और लिस्ट के अंदर यहाँ पर हम अब कोई रेंज नहीं देंगे, कोई कुछ नहीं करेंगे। यहाँ पर हम मैनेजर का नाम दे देंगे इज इक्वल टू GL LOV और ओके कर देंगे। तो अब ये हमारी लिस्ट आप देखें नीट एंड क्लीन है। तो ये लिस्ट इस तरह डिफ़ाइन की गई थी। अब हमारी ट्रांजैक्शन की जो लॉजिक है वो भी समझ आ गई और LOVs कैसे हमने डिफ़ाइन किए ये भी समझ आ गई। अब हम एक ट्रांजैक्शन जो है वो सेव करने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं 6 मई को एक ट्रांजैक्शन एंटर करता हूँ।
ये मैंने ट्रांजैक्शन की डिस्क्रिप्शन लिख दिया है। अब यहाँ पर मैं क्या करूँगा, डेबिट अकाउंट पहले सेलेक्ट करूँगा, कौन सा अकाउंट हमने किया है, अकाउंट्स पेबल, और यहाँ पर मैंने सब लेजर सप्लायर का सिलेक्ट कर लिया BFM, और इसको मैं कहता हूँ जी 15,000 हमने पे कर दिया। अब दूसरी तरफ हम यहाँ पर कैश इन हैंड से पे किया है, तो यहाँ पर कैश इन हैंड लिख दूँगा। देखिए जैसी स्पेलिंग गलत हुए हैं उसने एरर दे। और यहाँ पर मैं 15,000। अब ये देखिएगा कि जैसे ही हमारी मैंडेटरी फील्ड्स फिल हुई हैं और ये डेबिट क्रेडिट बराबर हुआ है, तो ये ट्रांजैक्शन नंबर जनरेट हो गया। अब अगर मैं डेबिट क्रेडिट की वैल्यू थोड़ी सी डिफरेंट कर देता हूँ, तो ये देखें ये फील्ड रेड हो जाती है और साथ ही ट्रांजैक्शन नंबर जो है वो भी हमारा आउट हो जाता है। तो ये यहाँ पर हम 15,000 लिखते हैं, तो ये जनरेट हो गया। अब अगर इस ट्रांजैक्शन को मैंने पोस्ट नहीं करना है, तो यहाँ से क्लियर फॉर्म जो है वो या पूरी नहीं है, या कोई भी रीज़न है कि मैं इस फॉर्म को क्लियर करना चाहता हूँ, तो क्लियर फॉर्म प्रेस करूँगा तो ये सारा डाटा यहाँ से जो मैंने मैनुअली एंटर किया है ये सारा क्लियर हो जाएगा। और ये कंडीशनल डाटा जो है ये ऑटोमेटेड फील्ड में ये क्लियर नहीं होंगी। ये जब ये डाटा क्लियर होगा तो ये ऑटोमेटिकली खुद ही ख़त्म हो जाएंगे। तो अब हम ये कंडीशंस देखते हैं कि ये डेबिट क्रेडिट बराबर ना होने की सूरत में कलर कैसे चेंज होते हैं। तो ये सिंपल सी फॉर्मेटिंग है। होम पे जाएंगे, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएंगे और मैनेज रूल्स मैं करूँगा क्योंकि मैंने रूल्स डिफ़ाइन किए हुए हैं। लेकिन आपने जब रूल डिफ़ाइन करना है तो आप पहले न्यू रूल और यूज़ फार्मूला टू डिटरमिन विच सेल टू फॉर्मेट ये हम सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे वो फार्मूला लिखेंगे। तो अब मैंने चूँकि रूल डिफ़ाइन किया हुआ है तो मैं उस रूल को जस्ट एडिट करता हूँ और आपको समझा देता हूँ कि कैसे वो रूल लिखने हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने यहाँ पे ये 3 तरह की फॉर्मेटिंग की हुई है। एक ब्लू की है, आपको याद होगा कि जहाँ पे जब ज़ीरो वैल्यू थी तो ये ब्लू था, और जैसे ही डेबिट क्रेडिट बराबर नहीं होता है तो ये रेड हो जाती है, और जैसे ही डेबिट क्रेडिट बराबर होता है तो ये ग्रीन हो जाती है। तो सबसे पहले हम ये ब्लू कलर डिस्कस करते हैं। एडिट रूल करेंगे तो यहाँ पर ये देखें हमने सेलेक्ट किया है यूज़ अ फार्मूला टू डिटरमिन विच सेल टू फॉर्मेट। तो ये सेल हमने सेलेक्ट कर लिए दोनों, और उसके बाद हम फॉर्मेटिंग पे आएंगे और ये करेंगे। और फिर क्या होगा, यहाँ फार्मूला में लिखेंगे एंड फंक्शन यूज़ करेंगे, इज इक्वल एंड F7 इज इक्वल 0 एंड G7 इज इक्वल 0। यानी कि जब ये दोनों ज़ीरो हैं आपस में तो ये इक्वल हैं, दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं, दोनों ज़ीरो हैं तो दोनों इक्वल हैं, लेकिन कंडीशन ये की है कि ये दोनों ज़ीरो होने चाहिए। तो फिर हमने उसकी फॉर्मेटिंग क्या करनी है, बॉर्डर हमने ब्लू कलर में थिक आउटसाइड बॉर्डर लगा दिया और फिल कर दिया लाइट ब्लू कलर और ओके कर दिया। ओके, और ये रेंज इसकी देखें F7 और G7 सिर्फ ये 2 सेल हैं। ये 2 चूँकि सेलेक्ट करके हमने अप्लाई किया तो ये रेंज आ गई। अब अगर हमने इसको बढ़ाना है तो यहाँ पर रेंज चेंज कर दें तो ये उस रेंज तक अप्लाई हो जाएगा। मुझे सिर्फ इन 2 सेल्स तक रखना है, इसलिए मैंने ये सिर्फ इसकी रेंज यहीं तक रखी है। तो ये ज़ीरो के केस में हमारा ब्लू हो जाता है। अब देखते हैं रेड केस। एडिट रूल्स में जाएंगे, वही फार्मूला है यहाँ पर हमने एंड की कंडीशन नहीं यूज़ की, यहाँ पर हमने जस्ट इक्वल F7 इज़ नॉट इक्वल G7। F7 और G7 आप में आपस में इक्वल नहीं है, इसमें ग्रेटर देन या लेस देन की कोई कंडीशन नहीं है। कोई भी ग्रेटर देन डेबिट साइड बड़ी हो सकती है, क्रेडिट साइड बड़ी हो सकती है। तो इसलिए हमने यहाँ पे ग्रेटर डेबिट वैल्यू ग्रेटर या क्रेडिट वैल्यू ग्रेटर वो कंडीशन नहीं लगाई, हमने नॉट इक्वल की कंडीशन लगाई है कि ये दोनों इक्वल नहीं है। तो फॉर्मेटिंग क्या होगी, लाइट रेड कलर फिल होगा और बॉर्डर जो है वो डार्क रेड कलर में थिक आउटसाइड बॉर्डर हमने इसका लगा दिया, सॉलिड आउटसाइड बॉर्डर। ओके, ये नॉट इक्वल की साइन होती है ग्रेटर देन एंड लेस देन। इस तरह जब आप दोनों ये मिला के लिख देते हैं तो ये नॉट इक्वल की साइन बन जाती है। उसके बाद अब हम ग्रीन पे आते हैं, एडिट रूल्स। तो ग्रीन पे फिर एंड का फंक्शन यूज़ किया हमने। पहली बात तो ये है कि ये कंडीशन अगर हम यहाँ पे सिंपल कंडीशन लगाते हैं कि F7 इज़ इक्वल टू G7, जो कि ये मैंने लगाई हुई है दूसरी कंडीशन, तो वो ज़ीरो के केस में भी
हो जाती, कंडीशन मीट हो जाती है। अगर वैल्यू 0 है दोनों कॉलम्स में तो वो कंडीशन मीट हो जाती है, तो फिर ये इनवैलिड हो जाती है कि एक तरफ हम कह रहे हैं कि जी उसको वहाँ पर होना चाहिए, ब्लू होना चाहिए, तो दूसरी जगह पर हम उसको ग्रीन कह रहे हैं, तो फिर ये काम नहीं करती। इसलिए यहाँ पर हम मुझे 2 कंडीशन लगानी पड़ी हैं एंड फंक्शन के साथ कि F7 जो है वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। अब 0 की कंडीशन ख़त्म होगी कि दोनों डेफिनेटली अगर F7 ग्रेटर देन 0 है और फिर मैं कहता हूँ कि F7 इज इक्वल टू G7, तो इट मीन्स कि G7 भी ग्रेटर देन 0 ही होगा, तो वो इसके बराबर आएगा। तो इसलिए यहाँ पर हमने 2 कंडीशंस ये लगाई हैं कि F7 ग्रेटर देन 0 होना चाहिए और दूसरी F7 और G7 की वैल्यू जो है वो इक्वल होनी चाहिए। तो फिर इसकी फॉर्मेटिंग क्या होगी, डार्क ग्रीन कलर में आउटसाइड बॉर्डर लगेगा और फिल जो है वो लाइट ग्रीन कलर होगा। ओके ओके, और इसको कर देंगे अप्लाई, और ये हमारा जो है कलर चेंजिंग स्कीम वो हमारी आ गई। अब हम इस ट्रांजैक्शन को सेव करते हैं। सेव ट्रांजैक्शन पे क्लिक करेंगे तो ये ट्रांजैक्शन सेव्ड सक्सेसफुली। ओके ऑलराइट, अब इस ट्रांजैक्शन को हम देखते हैं कि ये कहाँ गई है। तो ये ट्रांजैक्शन हमारी यहाँ पे डेटाबेस के अंदर ये फिल हो गई है, डेटाबेस के अंदर इसकी पोस्टिंग हो गई है। अब हम जल्दी से एक और ट्रांजैक्शन पोस्ट करते हैं। अब ये प्रॉपर ट्रांजैक्शन नहीं है क्योंकि मैंने इसको पोस्ट नहीं करना, तो मैं कुछ भी लिख देता हूँ इधर और कोई भी अकाउंट सेलेक्ट कर देता हूँ। पर्पस सिर्फ डिस्कशन है। अब ये देखिए कि मैंने एक एंट्री कर दी और दूसरी एंट्री मैंने की नहीं, डेबिट क्रेडिट वैल्यू बराबर नहीं है और क्रेडिट साइड की मैं एंट्री नहीं दे रहा हूँ। अब मैं इस ट्रांजैक्शन को सेव करता हूँ तो ये एरर आ जाएगी, ट्रांजैक्शन मिनिमम क्राइटेरिया डजंट मीट, तो ये ट्रांजैक्शन सेव ही नहीं होगी। और ये देखें ट्रांजैक्शन का नंबर भी जनरेट नहीं हो रहा। अब फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर दूसरा अकाउंट भी कोई भी सिलेक्ट कर देता हूँ और यहाँ पर मैं इसकी वैल्यू जो है वो 780 देता हूँ, तो ये देखें ट्रांजैक्शन नंबर अभी भी जनरेट नहीं हुआ। ओके, तो ये ट्रांजैक्शन नंबर जनरेट नहीं हो रहा, तो इट मीन्स के मुझे ये डेबिट क्रेडिट बराबर करना है। तो मैं फर्दर अगर फॉर एग्जांपल मैं मल्टीपल ट्रांजैक्शन, मल्टीपल डेबिट्स एक क्रेडिट के अगेंस्ट या एक डेबिट के अगेंस्ट मल्टीपल क्रेडिट्स की एंट्री करना चाहता हूँ, तो उसके लिए मैं यहाँ पर कुछ कर देता हूँ, एक आध और एंट्री कर देता हूँ ताकि वो भी हो जाए और इस एंट्री को हम पोस्ट भी कर लेंगे। 110, तो ये देखें ये जैसे ही डेबिट क्रेडिट बराबर हुआ है तो ये ट्रांजैक्शन नंबर जनरेट हो गया। और अगर मैं इसको यूँ करता हूँ तो ये नहीं है, अब इसको सेव करूँगा तो ये पोस्ट नहीं करने दे रहा। तो यहाँ पर मैं 110 वैल्यू लिखता हूँ, सॉरी, तो ये देखिएगा ये हमारी, अब इसको मैं पोस्ट करूँगा तो ये पोस्ट हो जाएगी, लेकिन मैंने चूँकि इसको प्रॉपर बनाया नहीं इसलिए मैं इसको पोस्ट नहीं करवा रहा। तो होगा क्या कि ये 3 लाइनें यहाँ पर पोस्ट हो जाएंगी क्योंकि मैंने 3 एंट्रियाँ की हैं। जैसे इसको हम देखते हैं तो ये 66 ट्रांजैक्शन नंबर जो है इससे पहले हुई है 1 2 3 4, इसमें 4 लाइनें एंटर हुई हैं। ये देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक, इसमें पहले 2 ही हैं, इससे पहले वाली जो है 64 नंबर ये भी 2 ही हैं, 63 नंबर हम देखते हैं 2 ही हैं और 62 नंबर में नहीं है। तो इसमें ये नहीं है कि आप 3 रोज़ की ट्रांजैक्शन पोस्ट नहीं कर सकते, 4 की नहीं, जितने की कंडीशन मीट होनी चाहिए कि आपका डेबिट क्रेडिट बराबर हो गया और आपकी लाइनें 3 बनी, 4 बनी, 5 बनी, वो आपकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक आपने कौन कौन से अकाउंट हिट करवाने, तो वो ट्रांजैक्शन पोस्ट हो जाएगी। अब मैं इस ट्रांजैक्शन, इसका ये है कि मैंने ये ट्रांजैक्शन पोस्ट नहीं करनी और मैं चाह रहा हूँ कि ये फॉर्म क्लियर कर दूँ, तो ये क्लियर फॉर्म क्लिक करूँगा तो फॉर्म क्लियर हो गया। अब ये 2 बटन जो हैं ये प्रेस करने से जो फॉर्म आगे ट्रांजैक्शन पोस्ट होती है या ट्रांजैक्शन की एरर आती है या फॉर्म क्लियर होता है, ये हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे कि इसके पीछे VBA फंक्शन क्या यूज़ हो रहा है और कौन सा मॉड्यूल है जो इसको प्रोसेस करवाता है। क्योंकि अभी ये वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है और आप काइंडली दूसरी वीडियो को लाजमी देखिएगा और ये कोड जो है वो
VBA कोड जो है या मैक्रोस जो हैं वो हम कैसे इंसर्ट करते हैं, तो उससे आप बहुत कुछ इंशाल्लाह सीखेंगे। थैंक यू वेरी मच।